हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन चल रहे थे, बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन 16 पे पहुंच चुके हैं हम। जेई मेन के 2023 वाले सवाल चल रहे थे। चलिए सवाल में क्या दिया है देखते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कहा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, बना लेते हैं। एक स्टोन को 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हमने फेंका। ठीक, अब इन्होंने कहा द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये यहाँ से गया उस टाइम पे और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो मान लो जब ये यहाँ से चला उस टाइम पे इसकी स्पीड यू थी। अब हमें पता है हाईएस्ट इस पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो होती है यू कॉस थीटा, मतलब यू कॉस 30। अब इन्होंने पूछा है कि जब ये चला जहां से उस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो बता। तो चलो पहले K1 निकाल लो। तो हाफ एम यू स्क्वायर, जब ये यहाँ से चला उस टाइम पे इसकी स्पीड यू है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई हाफ एम यू की जगह यू कॉस 30 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें तो आएगा 1/2 m यू स्क्वायर, कॉस 30 को लिख लो, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका भी स्क्वायर। तो ये आ गया सॉल्व करके 1/2 m यू स्क्वायर, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। लो ये K2 आ गया। देखो K2 है, K1 है, दोनों का रेशो कर देते हैं, कितना आएगा देखते हैं। तो इन्होंने कहा था द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। रेशो दोबारा से पढ़ो, द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और हाईएस्ट पॉइंट पे। तो भाई साहब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे तो K1 है और हाईएस्ट पॉइंट पे K2, इनका रेशो निकालना है। तो हाफ एम यू स्क्वायर बटे में हाफ एम यू स्क्वायर और इंटू में 3/4। हाफ एम यू स्क्वायर कैंसिल, ये 4 ऊपर चला गया तो 4/3। तो आंसर इज 4/3, ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। आसान सवाल था ये तो काफी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या दिया है। इसमें कहा टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी यू। दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा पे। ओके, देखो एक को अल्फा पे प्रोजेक्ट किया गया और दूसरे को बीटा पे प्रोजेक्ट किया गया, दूसरा बीटा पे। और ये भी कहा विद सेम वेलोसिटी यू, तो इसकी वेलोसिटी यू, इसकी वेलोसिटी यू। तो पहले द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, पहले वाले की रेंज और दूसरे की रेंज का रेशो बता। अरे यार ये तो और ये कह रखा कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक कंसेप्ट याद दिलाया था, दोबारा दिलाता हूँ। अगर हम एक को थीटा पे छोड़े, मतलब एक को तो थीटा पे फेंके और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंके, तो दोनों की रेंज बराबर होती थी। अब इस सवाल में, या ये कह लो कि आज मैं आपको यहाँ पे इस बात को प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। पिछले में तो मैंने चलो डायरेक्ट बता दिया था कि ये आपको याद होना चाहिए कि अगर एक को थीटा पे फेंकेंगे, एक को 90 माइनस थीटा पे फेंकेंगे तो उनकी रेंज बराबर आएगी। आज मैं इस सवाल में आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलो, आप कहोगे कि सर आपने तो याद करने को कह दिया, मैं करके दिखाता हूँ। पहले को अल्फा पे फेंका, दूसरे को बीटा पे फेंका, और अल्फा प्लस बीटा 90 देख रखा है।
ठीक है, चलो पहले की रेंज निकालो। चलो रेंज आएगी सर आर और यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा और बटे में जी। दूसरे की रेंज निकालो, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा और बटे में जी। क्या ये R1 R2 की वैल्यू बराबर? हाँ, देखो कैसे। मैं अगर यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 90 माइनस अल्फा। देखो इस अल्फा को मैं 90 से इधर ले गया, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 2 बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा बटे में जी। ये आ गया सॉल्व करके, यू स्क्वायर साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 90 इंटू 2 हो गया 180 और माइनस में 2 अल्फा और बटे में जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन 2 अल्फा, क्योंकि देखो साइन 180 माइनस इस 2 अल्फा को थीटा कह लो, तो साइन 180 माइनस 2 अल्फा मतलब साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा और बटे में जी R2 बराबर क्या देखना, R1 भी तो यही था, तो इसलिए R2 और R1 आपस में क्या है, बराबर। अब यहाँ पे पूछा था इनका रेशो बताओ दोनों की रेंज का, तो R1 बटे R2 का रेशो आ गया। जब R1 और R2 बराबर हैं तो R2 की जगह R1 भी लिख सकते हैं। R1 से R1 कट गया तो 1:1 आ, या अगर इसको खाली लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर आपको डायरेक्ट याद है, पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को थीटा पे फेंकोगे, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे सेम स्पीड के साथ, तो वो सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, उनकी रेंज बराबर होगी। यहां पे उसको मैंने प्रूफ करके दिखाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, आसान था ये तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं इसको भी। वैसे तो इसको हम 2 सेकंड में कर सकते हैं शॉर्टकट से, पर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं इन वीडियोस में आपको शॉर्टकट नहीं बताता, मैं प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन समझना ज्यादा जरूरी है। चलो समझो, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। एक बॉल को हम ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंके तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक हम उसको भेज सकते हैं, उसकी हाइट मैक्सिमम होगी 136 मीटर तक हम उसको भेज सकते हैं। अब ठीक है, तो कितनी उसको स्पीड दी होगी हमने मान लेते हैं यू, और फाइनल स्पीड उसकी 0। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ही मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10 ही, वैसे तो 9.8 होती है, देखेंगे अभी जी की वैल्यू। अब यहाँ से पहले स्टेटमेंट जो इसने बोला है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। तो पहले स्टेटमेंट से हम एक बात का पता लगा सकते हैं कि हम मतलब उस आदमी ने कितनी स्पीड से उसको ऊपर फेंका हुआ, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड यू। कौन सी इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, बल्कि -2GH, क्योंकि यहाँ पे जी किसका काम करेगा, रिटार्डेशन का। जब ऊपर की तरफ बॉल चलती है तो जी रिटार्डेशन का काम करता है। तो थर्ड इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, वी की वैल्यू फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड यू -2G, जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ही ले लो चलो, और 136, एच की वैल्यू 136। इससे इधर लेके जाओ तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में 10 इंटू 136। यू की वैल्यू निकाल लीजिए, देखते हैं कितनी आती है। तो ये वैल्यू आ रही है 2720। यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जरूरत पड़ेगी उठा के रख लेंगे। अब इन्होंने क्या बोला,
इन्होंने कहा द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रू द सेम बॉल, मतलब इसी बॉल को हमें दूर तक फेंकना है, मैक्सिमम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। तो जब हमें इसे हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकना है तो सीधी सी बात है, इसे 45 के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। 45 के एंगल पे फेंकेंगे तब ये जाके सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी, रेंज इसकी मैक्सिमम होगी, ये होगी। स्पीड तो यही रहेगी, स्पीड आदमी में इतना ही दम है, उसकी स्पीड हमने पहले ही निकाल ली कि वो कितनी स्पीड से फेंक सकता है। तो अब आर मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम दूर तक फेंकने की कोशिश करते हैं तो हमें रेंज मैक्सिमम करने के लिए 45 के एंगल पे फेंकना पड़ता है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ठीक है, इसका मतलब इसकी रेंज मैक्सिमम कितनी होगी, यू स्क्वायर बटे में जी, यू स्क्वायर बटे में जी। सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है फॉर्मूला, तो 2 थीटा, थीटा की जगह 45 रखेंगे, 2 इंटू 45 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर बटे जी आती है रेंज मैक्सिमम की वैल्यू। अब यू स्क्वायर कितना है, 2720, और बटे में जी की वैल्यू 10, जीरो से जीरो कट गया, 272 मीटर आ गया आंसर। आंसर बन गया सी, ऑप्शन नंबर सी। आसान से सवाल था यार बिल्कुल। पहले वो कितनी हाइट तक उसको फेंक सकता है उससे उसकी स्पीड निकाल ली कि कितनी स्पीड से फेंकेगा, और फिर कितनी दूर तक फेंक सकता है तो 45 के एंगल पे उसकी रेंज निकाल ली मैक्सिमम। याद कर लो इस बात को कि प्रोजेक्टाइल की रेंज हमेशा तब मैक्सिमम होती है जब उसे 45 के एंगल पे फेंका जाता है। ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा ने फेंका था जेवलिन, जेवलिन थ्रो में जेवलिन को फेंका तो 45 के एंगल पे फेंका, तभी तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में एक स्विमर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। देखो पहले मैं बना लेता हूं, ये मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, और रिवर इधर बह रही है इस डायरेक्शन में जिधर मैंने एरो बनाया है। रिवर की स्पीड मान लेते हैं यू है, ठीक। अब यहां से जो आदमी स्विमर है, तैराक है, वो यहां से एकदम 90 डिग्री पे, रिवर के साथ 90 डिग्री पे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसको मैं वी मान लेता हूँ। ये किसकी स्पीड है, ये उस तैराक की स्पीड है, स्विमर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो वी की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। और ये कहा है कि वो रिवर को जब पार करता है, रिवर तो देखो इधर जा रही है, ऐसे 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 बह रही है, ये ऐसे ऐसे बह रही है। तो ये जब रिवर को पार करता है, रिवर की स्पीड मैंने मानी ली यू है, रिवर को पार करेगा तो वो एकदम रिवर से 90 डिग्री पर तैरता है, यही बोला है। फ्लो ऑफ रिवर इट्स स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स का मतलब तैरता है, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो से। तो रिवर जिधर बह रही है उससे नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पर तैरता है। अच्छा, रिवर की विड्थ जो दे रखी वो 1 किलोमीटर दे रखी। ओके, यहां से यहां तक की जो रिवर की चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर है। अब देखो जब वो इधर तैरेगा, ये तो इसकी स्पीड हो गई, लेकिन उसके साथ साथ रिवर भी तो बह रही है, तो रिवर की स्पीड इधर है। मैं जरा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। रिवर की स्पीड तो हमारी इधर हो गई, वो है यू, और उस आदमी की स्पीड हो गई, स्विमर की स्पीड हो गई इधर, वो है वी, ठीक है। अब जब वो चलेगा तो उसकी कुल स्पीड, टोटल स्पीड जो हो जाएगी वो इधर आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी कि नहीं। मतलब उसे लग रहा है कि वो सीधा जा रहा है, लेकिन रिवर उसको खिसका के इधर साइड में लेके जाएगी और वो सीधे जाने के बजाय यहां जाके उतरेगा।
देखो उतरना तो वो यहाँ चाहता था, यहाँ पे, लेकिन उतरेगा वो यहाँ, ये है। क्यों? क्योंकि रिवर उसको इधर खिसका के ले गई ना, वो तो इधर ही जा रहा था, लेकिन रिवर भी बह रही है तो वो इसको इधर खिसका के लेके चली गई। अब इसने कहा कि वो जहां पहुंचना चाहता था, पहुंचना तो वो यहाँ चाहता था, और पहुंचा वो यहाँ पे डाउन द स्ट्रीम, अपोजिट बैंक में। कितना दूर उतरा जाके, ये हटाता हूं मैं 1 मिनट, आपको बताऊं तो वो यहां से 750 मीटर दूर जाके उतरा, यहाँ उतरा जाके। तो अब बतानी है रिवर की स्पीड कितनी है, ये आसान सा सवाल है, देखो कैसे करना है। पहले तो आप ये देखो कि वो जब यहां से t बराबर 0 से चला होगा, तो वो यहां तक पहुंचा, तो वो x की डायरेक्शन में कितना गया और y की डायरेक्शन में कितना। तो x की डायरेक्शन में तो गया वो 750 मीटर, देखो ये, और y की डायरेक्शन में देखो कितना गया, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। अच्छा, दोनों डायरेक्शन में जाने में टाइम तो उसको सेम ही लगा, वही टाइम t, ठीक है। तो अब हम इसको टाइम से कर देंगे, बड़ा आसान हो गया। पहले मैं एक्स एक्सिस का मोशन सॉल्व करूंगा उसका। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसके पास कितनी स्पीड है, u, देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसके पास कितनी स्पीड है बच्चों, u है। तो यहां पे मैं लगाऊंगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है, एक्स की डायरेक्शन में देखो उसने कितनी डिस्टेंस चली, 750 मीटर। मैं डिस्टेंस सिर्फ एक्स की एक्स वाली ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाली को अलग सॉल्व करूंगा और वाई एक्सिस वाली को अलग सॉल्व करूंगा। स्पीड कितनी है एक्स की डायरेक्शन में, u। देखो एक्स की डायरेक्शन में जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसमें वाई वाली स्पीड का कोई रोल नहीं होता, वाई वाले डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं होता, उसमें रोल होता है सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में स्पीड और एक्स की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब एक्स की डायरेक्शन में स्पीड तो है u, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड हो गई u, और टाइम मान लो हमें लगा t। तो यहां से आ गया 750 बराबर ut, इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y एक्सिस को सॉल्व कर लो, y एक्सिस। जब हम y एक्सिस को सॉल्व करेंगे तो फिर से यही लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, y की डायरेक्शन में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को लिख सकते हो 1000 मीटर। स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, देखो y की डायरेक्शन में स्पीड है v, और इनटू में टाइम लगा हुआ t, सेकंड इक्वेशन। चलो ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, फर्स्ट बटे सेकंड। देखो क्या होगा, 750 बटे में 1000, और उधर हो गया ut, और बटे में vt, t से t कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से काट लो, 75 को 3 और 25 से इसको काटा तो 4, 3/4 बराबर u बटे v। v क्या है, अब v तो थी उस आदमी की, मतलब जो स्विमर है उसकी स्पीड, तो वो तो 4 किलोमीटर पर आवर थी हमारे पास, हाँ बिल्कुल। तो v को तो रख दो 4, u अपने आप आ जाएगा, तो u बराबर आ गया 3/4 इंटू में v। तो 3/4 इंटू में v की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 से 4 कट गया, तो u की वैल्यू आ चुकी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, ये है रिवर की स्पीड। रिवर किस स्पीड से फ्लो हो रही है, किस स्पीड से चल रही है, बह रही है, उसकी स्पीड आ गई, आसान बिल्कुल। तो 3 किलोमीटर पर आवर आंसर है हमारा, 3 किलोमीटर पर आवर। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। अब चलिए बच्चों, ये वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। वैसे तो देखो इस चैप्टर के अंदर ना सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन आते हैं,
वो भी मोशन इन प्लेन का ही पार्ट है, लेकिन मैं उसको आपको इसमें नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट तो सर्कुलर मोशन का मोशन इन प्लेन के अंदर आता है, फिर कुछ पार्ट वर्क एनर्जी में आता है, फिर कुछ पार्ट न्यूटन्स लॉ में भी आता है। तो एनसीईआरटी में ना सर्कुलर मोशन को ब्रेक कर करके समझा रखा है। पहले कुछ पार्ट तो समझा दिया उसका मोशन इन प्लेन के अंदर, फिर कुछ पार्ट समझा दिया आपको न्यूटन्स लॉ में, फिर कुछ पार्ट समझा दिया आपको जाकर वर्क एनर्जी में। इस तरीके से वो ना अलग अलग सेगमेंट में बंटने के बाद ना बहुत प्रॉपर समझ में नहीं आता। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मोशन इन प्लेन के जो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस हैं उनको अलग से ही सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर बना के और तब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना? तो वो वर्क एनर्जी के बाद कराऊंगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम की हमें उसमें जरूरत पड़ती है। तो वर्क एनर्जी के बाद करेंगे हम सर्कुलर मोशन, टॉपिक अलग से ही करेंगे। उसको एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर्स में दे रखा है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे मेंशन नाम से तो कर नहीं सकते कि कौन सा चैप्टर है वो, एनसीईआरटी में तो ऐसे दे नहीं रखा, लेकिन हम उसको अलग ही टाइटल बना के सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसलिए हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, मोशन इन प्लेन का द एंड हो जाता है। सर्कुलर मोशन को मैंने आपको बता दिया, अलग से मैं करा दूंगा। अब हम अगले चैप्टर में चलेंगे, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ में, और अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वर्क एनर्जी के करेंगे, फिर जाके सर्कुलर मोशन को बीच में ले लेंगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। और लगातार पढ़ते रहिए, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस जरूरी है, डेली का काम डेली कीजिए, बिल्कुल भी आलस में मत आइए। ठीक है, और बस अपने एम से हटना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आपको कर ही देना है। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।